Friends, I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि हमारा जो फोकस है वो निट के 2022 का हमारा मेनली टारगेट है। हमने जिसके लिए अपनी पहली शुरुआत की है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अभी तक हमने देखा, हमने सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होती है, सेल के कितने टाइप्स होते हैं, क्लियर। और सेल के अलावा इसमें इसमें लाइक वैरायटी, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सेल थ्योरी देखी, सेल थ्योरी में फिर हमने सेल थ्योरी में जो एक सेल थ्योरी में भी वैरायटी ऑफ चेंजेस आए। ओके चेंजेस मतलब उसमें अपडेट होते रहे, ठीक है। वैरायटी ऑफ साइंटिस्ट आए जिन्होंने वैरायटी ऑफ अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी को प्रोवाइड किए। ओके इसमें अल्टीमेटली दो न्यू कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी में डाले गए। फिर उसके बाद में हमने प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पहले हमने फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या होता है, उनके वन बाय वन एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा और बीच बीच में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आज तक नेट या एम से पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में हमने यूकैरियोटिक सेल्स शुरू किया। यूकैरियोटिक सेल्स के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या इन्वॉल्व होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेनली प्रोटिस्टा वर्ग, प्रोटिस्टा जो है वो आते हैं। इसके अलावा प्रोटिस्टा के अलावा प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल्स बेसिकली किस में आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इसके अलावा बैक्टीरिया आते हैं और माइकोप्लाज्मा आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो यहाँ पे हम वैसे पढ़ रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। प्लांट और एनिमल सेल्स में फिर हमने प्लांट सेल के बारे में शुरू किया था, प्लांट सेल के बारे में देखा, थोड़ा बहुत एनिमल सेल के बारे में देखा, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा। और ये डिफरेंस हमने एक टेबल वाइज भी देखा और डायग्राम वाइज भी ये डिफरेंस को हमने देखने की कोशिश की। फिर हमने प्लांट सेल को शुरू किया था। प्लांट सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, लाइक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जीनोम होता है, ओके। एंड ये सब पार्ट हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ये वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे प्लांट सेल्स में। फिर हमने शुरू किया था आपके ये फिर हमने देखा था। इसके अलावा फिर मैंने आपको कुछ बेसिक टेबल्स दिखाई थी, ठीक है, जैसे कि सेल वॉल, सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल वॉल है तो सेल वॉल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, इवन सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं हम उनको मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमने काफ़ी कुछ टेबल वाइज देखने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम जो आपका प्लांट सेल है उसी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा हमारा एक पार्ट रह गया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हम कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियस सैप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम होते हैं जो कि डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और एक न्यूक्लियोलस होता है जो कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करने की एक साइट होती है, जो कि न्यूक्लियस जो कि सेंटर पोजीशन है सेल की, ठीक है। इसमें ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक पार्ट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। बच्चे कई बार साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो एक ही मान लेते हैं, पता नहीं चलता कि साइटोप्लाज्म कौन सा है और प्रोटोप्लाज्म कौन सा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के स्टडी करते हैं तो हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और आप प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें तो उससे साइटोप्लाज्म बचता है। तो ये दो तरीके के डिफरेंट लिक्विड है, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए ये तो सिर्फ वन बाय वन मैंने ये टेबल एक जस्ट कॉन्फ़िगर किया है, चीज़ों को समराइज किया है। आप अगर इसको समराइज करके अलग से नोट करेंगे तो आपको आगे समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, वैसे तो हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पार्ट ऑफ सेल वॉल में अब जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रल वैक्यूल है, सेल ऑर्गेनल्स है, डीएनए, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्लांट सेल वॉल के बारे में, ठीक है, जो उसका सबसे आउटर स्ट्रक्चर होता है। ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, देखिए वन बाय वन एक एक पॉइंट को देखेंगे। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब लिविंग नहीं होती है, जिंदा नहीं होती है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। और रिजिड है मतलब टफ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब देखिए अगर कोई चीज़ लिविंग नहीं है तो मतलब फंक्शनली तो उसका कोई रोल है ही नहीं। जिंदा होगी तो ही तो फंक्शन करेगी, काम तो जब करेगी जब जिंदा हो। अगर मान के चलो कि ये नॉन लिविंग है तो इसका मतलब इसका कोई फंक्शन में तो कोई रोल है ही नहीं। और रिजिड है तो इसका मतलब इसे स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। कॉल द सेल वॉल फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि फंगाई और प्लांट दोनों के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मान के चलो प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में जो बाहर आउटर लेयरिंग है
यहाँ पर ये सेल वॉल है, ठीक है। ये ग्रीन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्लांट की सेल है, तो प्लांट सेल बेसिकली क्या होता है, उसमें उसमें लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, चलिए, द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन देखिए वन बाय वन अच्छे से समझिएगा। ओके, देखिए अब देखिए मैंने बताया था कि सेल वॉल नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग है तो फंक्शनल तो कोई रोल देगी नहीं, लेकिन अगर प्रेजेंट है और रिजिड है तो मतलब स्ट्रक्चरली उसको स्ट्रेंथ देगी, उसको ताकत देगी, उसको सपोर्ट देगी। तो पहली बात तो इस सेल को शेप देती है, ठीक है। जो इस सेल का शेप होता है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरली ये बहुत स्ट्रेंथिंग होती है, तो सेल को एक शेप देती है। इसके अलावा सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है। वो इसको स्ट्रेंथ देगी तो मैकेनिकल डैमेज मतलब बाहर से ऊपर से कोई मैकेनिकल फोर्स ना आए जिससे वो डैमेज ना हो, और इन्फेक्शन मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई वायरस इसको कोई इन्फेक्ट ना करे, तो ये उससे उसको बचाती है। सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। सेल टू सेल मतलब दो सेल के बीच का इंटरेक्शन करने में मदद करती है। अब ध्यान रखना, अब आपके मन में ये नहीं है कि इंटरेक्शन कर रही है तो फंक्शनल रोल तो प्ले कर रही है। देखिए ये डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं करती। क्या होता है कि एक सेल से प्लाज्मोडेस्माटा निकलते हैं, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा निकलते हैं एक सेल से दूसरे सेल से होते हुए जाते हैं, मतलब दो सेल के बीच के, जैसे एग्जांपल के लिए ठीक है, मान के चलो दो सेल है, ये पहली सेल है, ठीक है, और ये दूसरी सेल है, और ये दिख रहे हैं बाहर की तरफ, ये सेल वॉल है। अब ठीक है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अब एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ धागे निकलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, और ये सेल टू सेल इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं। तो ये धागे क्या होते हैं, सेल वॉल से होते हुए निकलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सेल टू सेल इंटरेक्शन कहते हैं। मतलब सेल वॉल देखिए लिविंग है, उसका तो कोई मतलब नहीं है कि निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये निकलने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखना, ये प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, साइटोप्लाज्म के हल्के हल्के छोटे छोटे थ्रेड होते हैं, जो एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेल वॉल से होते हुए निकलते हैं, इसलिए सेल वॉल से होते हुए निकलते हैं, इसलिए इसलिए हम कहते हैं सेल टू सेल इंटरेक्शन कर रहे हैं। इट प्रोवाइड अ बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखना, वैसे तो बाय द वे देखिए सेल वॉल नॉन लिविंग है, ठीक है। इसका आने जाने का जो रोकने का काम है ना, मतलब जो गेट कीपर का काम तो सेल मेम्ब्रेन करती है, लेकिन और सेल वॉल के लिए कुछ लिविंग तो है ही नहीं, इसके लिए तो कोई आए कोई नहीं जाए, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये फिर भी अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, लेकिन जो देखिए अब इसका भी अगर कोई इससे पास हो रहा है, अगर मान के चलो पास हो रहा है, तो उसके बीच में से पोर से पास होता हुआ नजर आएगा। अगर कोई चीज पास हो रही है तो वो पोर से पास होगी, लेकिन अगर मान के चलो किसी मॉलिक्यूल का साइज उसके पोर से ज्यादा बड़ा है, तो वो तो पास हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कुछ ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल जिनका साइज सेल वॉल में प्रेजेंट सेल पोर से ज्यादा हाई बड़ा होता है, तो वो माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं निकल पाते। इसमें सेल वॉल कोई दिमाग नहीं लगाती, बस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो माइक्रोमोलिक्यूल को अलाउ नहीं करती, ठीक है। चलिए, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन दिमाग लगाती है। अब एम्स 2011 में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखिए इसलिए मैं हर एक पॉइंट के साथ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए सेल वॉल। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम अ मैकेनिकल डैमेज, बिल्कुल करती है। परमेबल टू द वाटर, बिल्कुल है, क्योंकि इसको तो क्योंकि वाटर के लिए तो परमेबल है, बिल्कुल सही है। इट इज अ लिविंग स्ट्रक्चर, रॉन्ग, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। एब्सेंट इन एनिमल्स, वेयर यस इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, ओके, इट्स ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट। तो देखिए लाइक आपको हर एक ऑप्शन जरूर रीड कर लीजिए, अगर आपको कोई आंसर पहले भी पता चल जाए तो भी। ओके, नाउ algae have a cell wall made up of the cellulose, galactans, mannans और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। देखिए अब ये नई नई चीजें क्या आ गई हैं, देखिए सेलुलोज, ग्लैक्टन्स एंड मैनन्स, ये ध्यान रखना ये ग्लूकोज के ही डेरिवेटिव है, ये ग्लूकोज के ही डेरिवेटिव है, मतलब कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव हैं सारे ये। और मिनरल्स कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स का बना हुआ होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखिए हर एक एल्गी में प्रेजेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मेनली सेलुलोज तो देखिए कंपलसरी सब में होता है, ग्लैक्टेंस और मैग्नेस भी मोस्ट ऑफ द एल्गीज में मिलेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट सब में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ एल्गीज के अंदर प्रेजेंट रहता है, ओके। लेकिन प्लांट में ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है सेल वॉल। तो देखिए डिफरेंस है, मैंने सेलुलोज सब में, सेलुलोज तो लाइक कॉमन यूनिट है सेल वॉल की, जहाँ पे भी सेल वॉल होगी वहाँ सेलुलोज तो होगा ही होगा, ठीक है। मैं यूकेरियोट्स की बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट में बस कंफ्यूज कर लेना, क्योंकि प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल होती है, लेकिन वहाँ पे वो डिफरेंट होती है, वहाँ सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्लांट के सेल वॉल में पाए जाते हैं। एल्गी के अंदर सेलुलोज होता है, ग्लैक्टेंस होता है, मैग्नेंस होता है और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्यों क्यों ध्यान रखिएगा,
क्योंकि वैसे तो हम पढ़ेंगे, जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, नीट 2010 का क्वेश्चन है, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ग्लूटेन्स एंड वेनन्स। आपको पहला आंसर पता चल गया। फिर भी हमें एक बार सारे ऑप्शन जरूर देखने चाहिए। हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन्स, नो। देखिए, प्रोटीन किसी भी सेल वॉल में प्रेजेंट नहीं होता। यूकेरियोट से किसी भी सेल वॉल के अंदर प्रोटीन कभी प्रेजेंट नहीं मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना। पैक्टिन्स और हेमीसेलुलोज प्लांट्स के अंदर होते ही हैं। पैक्टिन, सेलुलोज और प्रोटीन, पैक्टिन और सेलुलोज प्लांट के अंदर होते हैं, प्रोटीन कभी नहीं होता। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन ये प्लांट के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन ध्यान रखना, कभी भी किसी यूकेरियोटिक के सेल के अंदर प्रोटीन तो कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं। तो मतलब योर राइट आंसर इज ए, सेलुलोज, ग्लूटेन्स एंड वेनेंस, और नीट 2010 का क्वेश्चन है। इसलिए जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना बेटा, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है पहले। इसलिए मैं सिर्फ आपकी जो स्टडी है, हमारा जो हमने आपको जो एक हम यूनिकली जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ एक टाइप करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए नहीं है। ये फैक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। हमने अपना जो कंटेंट तैयार किया है वो सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप समझ सको और जो नेट पे पूछा जा चुका है, उससे बाहर और उससे कम कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? चलिए, एक्चुअली सेल वॉल इज ए प्रोडक्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनल्स। देखिए, मतलब जो सेल वॉल होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक सेल वॉल, एक सेल ऑर्गन होता है, गोल्गी बॉडी। इस गोल्गी बॉडी का ही एक प्रोडक्ट होता है। मतलब जब भी सेल वॉल को बनाना होता है तो क्या होता है, गोल्गी बॉडी से कुछ ऐसे कंपाउंड निकलते हैं। कुछ कैसे कंपाउंड निकलेंगे भाई, जिसकी सेल वॉल बनी होती है उसके कंपाउंड निकलेंगे, मतलब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इनके कंपाउंड निकलते हैं और ये कंपाउंड निकलकर सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ध्यान रखना, सेल वॉल अगर रियल में यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गन, तो वो सेल ऑर्गन का नाम क्या है, वो है गोल्गी बॉडी। हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी के टाइप पर। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, ये तो हमें पता ही है, नॉन लिविंग। ध्यान रखना, जहां पर भी सेल वॉल प्रेजेंट है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, चाहे एल्गी हो, चाहे प्लांट हो, जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है उनकी सबकी सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ठीक है, सेल वॉल नॉन लिविंग है क्योंकि सेल वॉल का काम सिर्फ स्ट्रक्चर देना है, उसका फंक्शन में कोई रोल नहीं होता। इट डजंट वर्क एज ऑस्मोटिक बैरियर। ठीक है, ये ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम नहीं करती है, क्योंकि ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम वो करता है जो लिविंग है, और लिविंग सिर्फ होती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो एक कवरिंग की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल नॉन लिविंग है तो ऑस्मोटिक बैरियर का काम नहीं करेगी। अब ये ऑस्मोटिक बैरियर होता क्या? ऑस्मोटिक बैरियर का मतलब होता है कि लाइक, ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है कि लाइक द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन। तो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन द वाटर कैन कम इनसाइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और ये केवल सेल मेम्ब्रेन उस पर कंट्रोल रखती है। सेल मेम्ब्रेन देखती है अच्छा मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं ना, तो वो चेक करती है अच्छे से, देखती है भाई हम मतलब एक सोच समझ के ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है। ठीक है, वो एक बैरियर की तरह काम करती है। ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सेल वॉल को लिविंग नहीं है, उसके लिए तो कोई भी आए कोई भी जाए उसको कोई मतलब नहीं है। दैट्स व्हाई ये ऑस्मोटिक बैरियर की तरह काम नहीं कर सकता। हाँ, कुछ मैक्रोमोलेक्यूल्स को अलाउ इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट पोर्स होते हैं, या मतलब जिससे उसको पास होना होता है, उनका साइज अगर छोटा पड़ जाए और मैक्रोमोलेक्यूल का साइज बड़ा पड़ जाए, तब वो मैक्रोमोलेक्यूल पास नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, प्राइमरी सेल लेयर, सेकेंडरी सेल लेयर और टर्शियरी सेल लेयर। ठीक है, 3 सेल लेयर एक सिंगल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे जैसे कि मान के चलो कि जैसे कि 2 सेल हैं, पहली सेल ये, दूसरी सेल ये। तो ये आपको जो बाहर की तरफ दिख रही है ये प्राइमरी सेल लेयर, उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल लेयर, और उसके अंदर की तरफ टर्शियरी सेल लेयर। और उन दोनों को जॉइंट करने वाला, मतलब एक सीमेंट की तरह जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल मतलब बीच में, लैमेला मतलब पट्टी, स्ट्रिप्स। तो ऐसी स्ट्रिप जो 2 सेल्स के बीच में होती है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला। और एक प्लांट के सेल के चारों तरफ जो 3 डिफरेंट सेल्स लेयर्स है, 1 2 3। तो ध्यान रखना, प्राइमरी सेल लेयर बाहर है, सेकेंडरी सेल लेयर उससे थोड़ी अंदर है, और टर्शियरी उससे भी अंदर है। अब और इसे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले बनती प्राइमरी सेल लेयर है, फिर सेकेंडरी बनती है, और फिर अगर कुछ सेल्स के अंदर अगर टर्शियरी प्रेजेंट होगी तो टर्शियरी बनेगी। चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब ये डायग्राम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बनती है, देखिए एक डायग्राम और देखिए। जैसे कि ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के बीच में दिख रहा है आपको, इस सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमेला है। मिडिल लैमेला क्या काम करती है, मिडिल लैमेला का काम होता है मिडिल, मतलब 2 सेल्स के बीच में पाई जाने वाली स्ट्रिप्स। तो वो जो मिडिल लैमेला होती है ये 2 सीमेंट का जैसा काम करती है, 2 सेल्स को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, ये दिख रही है आपको, ये सेकेंडरी सेल वॉल है।
और ये प्राइमरी सेल वॉल है। देखिए टर्शियरी क्या होता है, काफी में प्रेजेंट रहती है और कईयों में, मोस्ट ऑफ में एब्सेंट रहती है। कुछ ट्रैकेट्स वगैरह होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, जिसमें टर्शियरी सेल लेयर होती है, और मोस्ट ऑफ के अंदर मोस्ट ऑफ के अंदर तो एब्सेंट ही होती है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम वन बाय वन इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए। जैसे कि ये सेल है, इस सेल के में ये बीच में दोनों सेल को जोड़ने वाली बीच की मिडिल लैमेला है। इस सेल के बाहर की तरफ सेकेंडरी सेल लेयर है और उससे प्राइमरी सेल लेयर है। और मैंने बताया आपको कि ध्यान रखना, सबसे पहले प्राइमरी सेल लेयर बनती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी का डिपोजिशन होता है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। देखिए प्राइमरी सेल लेयर इट इज अ फंडामेंटली प्रेजेंट इन ऑल सेल वॉल। ठीक है, मतलब फंडामेंटली तो ये सब में ही प्रेजेंट रहेगी, सब में ही ये प्रेजेंट रहती है। सेकेंडरी इट इज प्रेजेंट इन मैनी प्लांट सेल्स, और इट इज प्रेजेंट टर्शियरी इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फ्यू सेल्स। कुछ जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकेट्स होते हैं, मतलब कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे वाटर का मूवमेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में, तो उन्हीं के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन प्राइमरी तो सब में प्रेजेंट रहेगी। सेकेंडरी कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहती है टर्शियरी। ठीक है, और टर्शियरी सॉरी सेकेंडरी और टर्शियरी केवल फ्यू सेल्स में ही प्रेजेंट रहती है। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल है, सबसे इंपॉर्टेंट। इट इज अ कॉमनली प्रेजेंट इन द ऑल प्लांट सेल वॉल, मतलब जितने भी आपके प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल्स है, उनमें कॉमनली ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इट इज अ फर्स्ट अपीयर्ड सेल वॉल आफ्टर द मिडिल लैमेला। देखिए क्या होता है, मान के चलो कि जैसे कि ये मिडिल लैमेला है, ठीक है, ओके, और ये पहली सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है, ये मिडिल लैमेला है, और ये जो दिख रहा है ना, ये सबसे पहली जो सेल है वो प्राइमरी सेल लेयर है। सबसे पहले आपको ये दिखाई देगा, ये 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होती है। इसका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड टू अलाउ फॉर ए सेल ग्रोथ। मतलब सेल की जब भी ग्रोथ करनी होती है ना, सेल की ग्रोथ, ध्यान रखना यहाँ पर जो सेल की ग्रोथ है ये होती है विड्थ में। विड्थ में जब सेल की ग्रोथ करनी होती है तो ये उसको स्ट्रेंथ, ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि आसानी से सेल की ग्रोथ हो सके, तो फ्लेक्सिबल रहती है। अब फ्लेक्सिबल रहती है तो मतलब इसकी ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, अगर थिक होगी तो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो ये थिन लेयर होती है। 1 से जो 3 माइक्रोमीटर थिक लिखा हुआ है ना, कंपेरेटिव टू द सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये थिन रहती है। तो ये आसानी से फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब आसानी से फ्लेक्सिबल होकर आगे मूव कर सकती है, जिससे कि अदर लेयर्स का फॉर्मेशन हो सके। कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ध्यान रखना, प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। और सेलुलोज अगर हम बात करें तो सेलुलोज प्राइमरी, जो मतलब सबसे जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल वॉल का, वो है सेलुलोज। प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मत ध्यान रखना, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाई भी थे कि सेल वॉल, अब वहां पे आपने लिखा था कि सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। क्योंकि देखिए मान के चलो किसी सेल के अंदर सेकेंडरी नहीं है, तो प्राइमरी तो है ही ना, तो प्राइमरी में तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये तो मतलब कॉमनली ये तीनों तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। इसलिए वहां पे लिखा था कि प्लांट सेल के अंदर ये 3 कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, और इन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सेलुलोज होता है, और सेलुलोज होता है ग्लूकोज का पॉलीमर। ठीक है, चलिए सेलुलोज जो होता है मोस्ट ऑर्गन कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस अर्थ के ऊपर, मतलब इस अर्थ के ऊपर सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जो एंड इट इज ए थिन एंड इलास्टिक लेयर। मतलब जो सेलुलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है। अभी बीटा डी ग्लूकोज क्या है, देखिए ग्लूकोज के क्या होते हैं कि दो टाइप होते हैं, एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। ठीक है, ये मतलब उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बेसिस पे ग्लूकोज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। और अल्फा ऐसे बीटा लिखा, यहाँ पे भी होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो ये बीटा होता है। अब बीटा क्या होता है, डी क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि जो सेलुलोज बना होता है वो बीटा डी ग्लूकोज की एक यूनिट होती है। यहाँ पे डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जो ग्लूकोज से हम लाइट पास करेंगे तो ग्लूकोज आपकी लाइट को वो राइट साइड शिफ्ट कर देगा, डाइवर्टेड कर देगा, इसलिए इसको लिखा जाता है डी ग्लूकोज। और अल्फा और वो बीटा, ये जो बीटा का मतलब किससे है, ये फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के ओरिएंटेशन से इसका मतलब निकलता है। और ये थिन होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक होगी तो जब भी तो खींचेगी, अगर थिक हो जाएगी तो कैसे खींचेगी, तो इलास्टिक होती है, आसानी से खींच जाएगी। और जब खींचेगी, मान के चलो ये खींचेगी, एक सेल है, अगर वो खींचेगी ही नहीं जब तक, तो अपनी ग्रोथ कैसे करेगी, तो खींचने के लिए ये थिन होती है और आसानी से इसमें इलास्टिसिटी होने के लिए खींच जाती है।
हेमीसेलुलोज, इट इज हेमीसेलुलोज क्या होता है? हेमीसेलुलोज इट इज कंटेन्ड विद इन अ जेल मैट्रिक्स ऑफ द हेमीसेलुलोज फाइबर। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि सेलुलोज के अंदर एक हेमीसेलुलोज के फाइबर का एक मैट्रिक्स होता है जो कि सेलुलोज को जोड़े रखने में मदद करता है। ठीक है, हेमीसेलुलोज का क्या होता है? एक जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, मतलब सेलुलोज के फाइबर के बीच बीच में हेमीसेलुलोज के फाइबर्स होते हैं जो कि सेलुलोज को जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ये 5 डिफरेंट शुगर्स का बना हुआ होता है। देखिए सारा जो अगर के आप ध्यान रखना, जितने भी आपके सेल वॉल है ना, ऑलमोस्ट सेल वॉल्स कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट के ही बने हुए हैं। तो ये जो हेमीसेलुलोज है ये 5 डिफरेंट शुगर्स का बना हुआ है। अब वो 5 डिफरेंट शुगर कौन सी है? ये देखिए, जी डी जाइलोज, एल अरेबिनोज, डी ग्लैक्टोज, जी डी ग्लूकोज और एन मेन्नोज। अब यहाँ पे डी और एल का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अगर कोई शुगर लाइट को राइट साइड शिफ्ट कर देता है, राइट साइड, तो राइट साइड अगर शिफ्ट कर देगा तो उसको कहेंगे डी। अगर कोई शुगर लाइट को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा उसे कहेंगे एल, मतलब लेफ्ट लेवर रोटेटरी। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो कि ये मान के चलो कि ये ग्लूकोज है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये ग्लूकोज है। आपने क्या किया, इससे लाइट को पास किया, ये लाइट को पास किया, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, लाइट को जनरली क्या करता है, राइट साइड शिफ्ट कर देगा। ओके, तो राइट साइड अगर इसने शिफ्ट किया, तो राइट साइड अगर आप इसने शिफ्ट किया तो इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड शिफ्ट किया तो इसको हम कहते हैं डेक्सटो। ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर यही मान के चलो कोई दूसरा कंपाउंड है, फॉर एन एग्जांपल एरोबिनोज है, तो एरोबिनोज क्या कर सकता है, वो लाइट को फॉर एन एग्जांपल एरोबिनोज है, तो एरोबिनोज अगर लाइट को क्या शिफ्ट कर देगा, अगर एल साइड, तो अगर इसने एल साइड कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको यहां बोलेंगे ठीक है, लेवो रोटेटरी। क्लियर हो गया? तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जाइलोज, ठीक है, ये सब शुगर है। ठीक है, ये सब शुगर है। जैसे कि जाइलोज है वो बेसिकली 4 कार्बन का शुगर है, एरोबिनोज है ये 5 कार्बन का शुगर है, ग्लैक्टोज 6 कार्बन का शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन का शुगर है, मेनोज ये भी 6 कार्बन का शुगर है। तो ये सारे शुगर्स हैं। ठीक है, और ये इनको मिलाकर क्या बनता है, हेमीसेलुलोज बनता है। बट ये ध्यान रखिएगा ये कोई बाउंस क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। अब पैक्टिन की बात करें, पैक्टिन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। अब पैक्टिन पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, मान रखना बहुत सारे, जब ध्यान रखना लाइक जब लोड्स ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स दे बाउंड टू ईच अदर और एक पॉलीमर बनाते हैं तो उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड ही है क्योंकि ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो ग्लूकोज भी, ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, हेमीसेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है और सेलुलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉलीमर, ये ध्यान रखना, पेक्टोन किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोनिक एसिड, और ग्लैक्टोरोनिक एसिड का एक पॉलीमर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेक्टिन किसका एक पॉलीमर होता है, ग्लूकोनिक एसिड और ग्लैक्टोरोनिक एसिड। ध्यान रखना, ये मत समझना ये एसिड है, ये एक्चुअली ये ध्यान रखना, ये लाइक एसिड डेरिवेटिव शुगर्स हैं। मतलब इन सब के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो कि इनको एसिडिक प्रॉपर्टी देता है शुगर को, तो ये एसिड डेरिवेटिव शुगर्स होते हैं ये। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल देखिए, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर ये आपको दिख रहे हैं, ये सेलुलोज के बड़े 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 बड़े, आप सेलुलोज को देखिए, देखिए दिख रहे हैं आपको, ये सेलुलोज के बड़े बड़े धागे दिख रहे हैं जिनको हम कहते हैं सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सेलुलोज तो ठीक है, ये माइक्रोफाइब्रिल क्या है, ये भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और इनके बीच में आपको देखिए, बीच में एक होता है ना, जैसे कि जैसे स्वेटर की तरह बीच में होता है ना, जैसे कि जो फंदे होते हैं एक दूसरे को फंसा देते हैं, जाल बना देते हैं। तो देखिए एक दूसरे के बीच में क्लिप की तरह, देखिए हेमी सेलुलोज की देखिए आप ये देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं एक दूसरे के, ये इस तरह से बीच में फंस जाते हैं। फंस जाने से क्या होता है कि सेलुलोज को स्ट्रेंथ मिलती है, और उनका काम तो स्ट्रेंथ देना ही होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखेंगे पैक्टिन, ये देखिए पैक्टिन के छोटे छोटे थ्रेड होते हैं जो कि कुछ मिडिल लैमेला के अंदर भी होते हैं
और कुछ आपके ये अंदर की तरफ होते हैं। ये ध्यान रखना, ये पैक्टिन क्या होता है, ये बेसिकली एक थ्रेड की तरह होता है। ये भी थ्रेड की तरह होते हैं जो कि इनको स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। अगर आप इनको रेशियो वाइज लेंगे ना, सबसे हाई सेलुलोज होता है, फिर हेमी सेलुलोज होता है, देन फिर उसका पैक्टिन प्रेजेंट रहता है। फिर ये देखिए, ये होती है नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सॉल्यूबल प्रोटीन होती है, ये हम बाद में देखेंगे। ऊपर की तरफ होती है मिडिल लैमेला, क्योंकि बताया था ना प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट ऊपर की तरफ मिडिल लैमेला होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हम सारे स्ट्रक्चर और डिटेल में देखेंगे। अब ये जो माइक्रोफाइब्रिल है, इसको समझने के लिए एक चार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, सुनिएगा, अच्छे सुनिएगा। देखिए, जनरली मैंने बताया था कि जो सेलुलोज होता है वो ग्लूकोज का बना हुआ होता है, तो 3000 ग्लूकोज की यूनिट मिलकर एक सेलुलोज की चैन बनाती है। ठीक है, वैसे ही 100 सेलुलोज की चैन बनाकर एक मिसैली बनाती हैं, और 20 मिसैली मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर फिब्रिल बनाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, आपको जो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो आपको सेलुलोज नहीं दिखाई देगा, या तो माइक्रोफाइब्रिल या फिर मैक्रोफाइब्रिल दिखाई देंगे आपको, कभी भी आपको सेलुलोज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सेलुलोज ये सब यूनिट कन्वर्टेड होके होते हैं। मतलब 3000 ग्लूकोज यूनिट मिलकर एक सेलुलोज की चैन, ऐसे 100 सेलुलोज की चैन 1 मिसैली, 20 मिसैली मिलकर एक माइक्रोफाइब्रिल, और 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर एक मैक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। तो रियल में आपको कभी भी माइक्रोस्कोप में या तो मैक्रोफाइब्रिल या फिर माइक्रोफाइब्रिल दिखाई देंगे। तो वहां पर देखा था ना, वो माइक्रोफाइब्रिल आपको दिखाई दिया था, इसलिए आपको सेलुलोज नहीं दिखाई दिया। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर एक सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर आपको एक बड़ा सा माइक्रोफाइब्रिल दिखाई दिया, तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये 250 ऐसे माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। तो आपने एक माइक्रोफाइब्रिल को बाहर निकाला। जब एक माइक्रोफाइब्रिल को बाहर निकालेंगे तो एक माइक्रोफाइब्रिल के अंदर ऐसे फिर वैरायटी ऑफ मिसैलीज होती है, और उन मिसैलीज के अंदर फिर इस तरह की सेलुलोज की चैन होती है, और एक सेलुलोज के अंदर ये देखिए, ये दिख रही है आपको, एक 1 ग्लूकोज है, पहला ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ऐसे फिर दूसरा ग्लूकोज हो गया, ये तीसरा ग्लूकोज हो गया, ऐसे ग्लूकोज की चेंज पाई जाती है। तो इस तरीके से कन्वर्जन रहता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए, एक 3000 ग्लूकोज यूनिट ने एक सेलुलोज चेन बनाया, 100 सेलुलोज की चेन 1 मिसैली बना रही है, ऐसे माइक्रोफाइब्रिल 20 माइक्रोफिब्रिल सॉरी 1 मिसैली 20 मिसैली बनाकर एक माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही था। अब ये जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये मिसैलीज है, ऐसी 20 मिसैलीज अंदर होती है। तो एक मिसैली को आप बाहर निकालोगे, तो आप एक मिसैली को बाहर निकालोगे तो उसके अंदर ऐसे 100 सेलुलोज की यूनिट दिखाई देती है, तो एक सेलुलोज के अंदर आपको 3000 ग्लूकोज दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जाकर आपका एक पूरा एक प्राइमरी सेल वॉल बनती है। ठीक है, चलिए, चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, सेल वॉल ऑफ ए यंग सेल, मतलब सॉरी, एक यंग प्लांट की जो सेल वॉल होती है, मतलब यंग प्लांट मतलब जिससे ग्रोथ हो रही होती है, उसकी जो प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, वो ग्रोथ कर सकती है, और ये थिन होती है और इलास्टिक होती है, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिमिनिश हो जाती है एज द सेल मैच्योर। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। क्या होता है कि जैसे ही धीरे धीरे जो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो धीरे की धीरे, अब इसमें ग्रोथ होनी है, तो ग्रोथ होनी तो सेल क्या अपना साइज बढ़ाएगी। जब सेल साइज बढ़ाएगी तो क्या होता है, प्राइमरी सेल लेयर बाहर की तरफ खिंचेगी, खिंचेगी तो क्या होता है, प्राइमरी सेलर तो खिंचेगी तो वो छोटी सी बहुत और पतली हो जाएगी। अगर आप रबड़ को खींचोगे तो रबड़ पतला होता जाएगा, वैसे जैसे प्राइमरी सेल लेयर को आप खींचोगे तो पतला होता जाएगा, और उसके अंदर की तरफ उसको और आप खींचेगी तो आप देखिए, आपने क्या वो खींचा, उसको आपने खींचा, खींचा, अब खींचेगा तो पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो खुद पतला है तो वो सेल को कैसे स्ट्रेंथ देगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके अंदर की तरफ एक केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, जिस केमिकल के डिपोजिशन से उस प्राइमरी सेल लेयर को स्ट्रेंथ मिलती है। So that's why the chemical wall is formed on the inner side of the cell. The growth of cell wall is mainly regulated by the auxin hormone. मतलब ग्रोथ, सेल वॉल की जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सिन हार्मोन के थ्रू रेगुलेटेड होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये फाइटो हार्मोन जब पढ़ेंगे ना उसमें आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होती है। चलिए, देखिए, जैसे मान के चलो कि एक यंग प्लांट है, एक यंग प्लांट है, ये यंग प्लांट की सेल है, तो क्या हुआ, ये यंग प्लांट की सेल है तो क्या होगा, मान के चलो कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक प्लांट सेल ग्रो कर रही है, तो होता क्या है कि एज अ सेल ग्रो, ठीक है, अब जैसे कि सेल ग्रो करती है तो ग्रो करने पर
इसकी जो सेंट्रल वैक्यूल है, ये सेंट्रल वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन में प्रेशर डालेगी। ये सेल मेम्ब्रेन फिर कॉन्सिक्वेंटली सेल वॉल पे प्रेशर डालेगी। देखिए अपना-अपना सेल मेम्ब्रेन कोई प्रेशर कहीं न कहीं तो एक्सर्ट करेंगे। तो सेंट्रल वैक्यूल ने क्या किया, सेल वॉल पे प्रेशर, सेल वॉल मेम्ब्रेन पे डाला। अब सेल मेम्ब्रेन में प्रेशर है तो अपना प्रेशर वो सेल वॉल पे निकालेगी। जब वो सेल वॉल पे प्रेशर आएगा तो सेल वॉल क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल अपना साइज बढ़ाएगी। देखिए जब अपना सेल का ग्रोथ हो रहा होता है तो सेंट्रल वैक्यूल अपना साइज बढ़ाएगी। जब साइज बढ़ाएगी तो प्रेशर कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पे। अब सेल मेम्ब्रेन प्रेशर है तो उसमें प्रेशर कहाँ एक्सर्ट किया, सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल का साइज बढ़ेगा और जब सेल वॉल का साइज बढ़ेगा तो सेल वॉल क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और जब सेल वॉल पतली हो जाती है तो पतली होने की वजह से अब उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके उसके अंदर की तरफ एक केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है और उसी केमिकल को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन होता है और उससे एक नई सेल लेयर बनती है, सेकेंडरी सेल लेयर जिसको हम कहते हैं। इसलिए हमेशा बनती पहले प्राइमरी सेल लेयर है लेकिन वो सबसे बाहर रह जाती है। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब देखिए प्रेशर डालेगी। ओके, तो ग्रोथ ऑफ द सेल रेगुलेटेड बाय द ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए प्राइमरी सेल लेयर पतली रह गई, फिर सेकेंडरी सेल लेयर और अब टर्शियरी काफी के अंदर एब्सेंट रहती है और सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर की तरफ सेंट्रल वैक्यूल रहती है। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। अब जैसे व्हेन द सेल मैच्योर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म इनसाइड ऑफ द, मतलब इसके अंदर की तरफ। एक्चुअली आप देखेंगे ये तो फिर मैंने बहुत गैप दिखा रखा है, प्राइमरी और सेकेंडरी में इतना गैप होता भी नहीं है। मतलब जैसे कि प्राइमरी सेल लेयर, ये प्राइमरी सेल लेयर है, बस इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल लेयर का डिपोजिशन हो जाएगा। और एक याद रखना, जब तक उसमें प्राइमरी सेल लेयर होती है ना, वो सेल वॉल लिविंग होती है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक केमिकल का डिपोजिशन हो गया, जैसे ही वो सेकेंडरी सेल लेयर बनती है, वो सेल लेयर नॉन लिविंग हो जाती है। ठीक है, वो सेल वॉल नॉन लिविंग हो जाती है। जब तक प्राइमरी सेल लेयर है वो लिविंग रहेगी। ठीक है, चलिए आज का मेरा इतना ही कंटेंट था आपके लिए। तो कल हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल लेयर को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ग्रोथ से रिलेटेड था कि प्राइमरी सेल लेयर के अंदर स्ट्रेच होता है, तो जैसे खींचेगा तो पतला होता जाएगा और उसके फिर अंदर की तरफ अब उसका पतला हो गया, तो पतला होने की वजह से क्या होगा कि अब वो उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो अंदर की तरफ एक केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, जो सेकेंडरी सेल लेयर जिसको हम बोलते हैं। अब कौन कौन से केमिकल का डिपोजिशन होता है, ठीक है, इसके अलावा केमिकल के डिपोजिशन से कैसे उसको स्ट्रेंथ मिलती है, कहाँ कहाँ क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, टर्शियरी सेल लेयर में क्या होता है, इसमें कितने एग्जांपल्स हैं, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, इसके लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।